हूँ आप सबका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सूर्या प्राइम सीकर पे। देखो दोस्तों, आज हाफ ईयरली एग्जाम 2024 यानी कि 25 का जो सेशन है 24-25 उसकी हाफ ईयरली का आपका अकाउंट्स का पेपर हुआ है राजस्थान बोर्ड का, आरबीएससी का। तो और पहली बार अपने स्टेट बोर्ड जो है वो स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज हुआ करती थी, अब की बार स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट हो रही है। तो अकाउंट्स का जो पेपर है उस अकाउंट्स के पेपर की आपको सॉल्यूशन सॉल्व करवाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हैं कंप्लीट आप लोगों को सॉल्व करवाया जा रहा है। ठीक है, देखो मोस्ट ऑफ जहाँ तक है वहाँ तक की जो ओल्ड पैटर्न था उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने एमसीक्यू बनाए, फिल इन द ब्लैंक्स बनाए। अभी थोड़ा सा क्या कर दिया, चेंजमेंट कर दिया, और चेंजमेंट आप लोगों ने देखा भी होगा। बीएससीआर ने जो चेंजमेंट किया है, चैप्टरों की मार्किंग सेम है लेकिन क्वेश्चनों का जो वेट है वो चेंज कर दिया कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन से आपका कवर होना है। ठीक है, तो आज आपको आरबीएससी का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। पेपर आपके सामने दिख रहा होगा, 12th का हाफ ईयरली का पेपर है, अकाउंटेंसी का पेपर है, 24-25 का आपका पेपर है। सबसे फर्स्ट आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को सबसे पहले क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। फटाफट आप लोग देख लेना और आपको इन चीज़ों का आइडिया भी हो जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन क्या किए, सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए उससे। ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये था कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट क्या है, एब्सेंस है। ठीक है, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पार्टनर सेल बी शेयर्ड। देखो पार्टनरशिप डीड एब्सेंस की जो कंडीशंस हैं उस कंडीशन से आपको यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप्स है। और आप मेरे प्रीवियस यदि वीडियो देखोगे तो उस वीडियो में आप लोगों को ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी बताया हुआ है कि ये टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपके 5 प्रोविजन है, 5 प्रोविजन याद होने चाहिए कि यदि पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होती है तो कौन से 5 प्रोविजन आपके एप्लीकेबल होते हैं। पहला प्रोविजन की यदि हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट प्रोविजन है प्रॉफिट एंड लॉस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वली, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दूसरा, नो सैलरी बोनस एंड कमीशन, यानी पार्टनर को कोई भी सैलरी बोनस कमीशन नहीं देंगे। तीसरा प्रोविजन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या नहीं करेंगे, चार्ज नहीं करेंगे, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग इज नॉट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग भी क्या नहीं करेंगे, अगले को नॉट पेड, यानी अगले को पेड नहीं किया जाएगा। और लास्ट जो प्रोविजन है वो है कि सपोज दैट कोई पार्टनर आपको एडवांस देता है या लोन देता है तो उसके ऊपर 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट की रेट से क्या करेंगे, इंटरेस्ट पेड आउट किया जाएगा। तो ये 5 प्रोविजन, इनमें से एक प्रोविजन का क्वेश्चन आया कि प्रॉफिट एंड लॉस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आपको अभी बताया था पहला प्रोविजन है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा ए, यानी पहले एमसीक्यू में यदि किसी ने ए किया है तो वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड देखना, द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग सेकंड क्वेश्चन है कि द बैलेंस ऑफ रिवल्वेशन अकाउंट, बैलेंस ऑफ रिवल्वेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर। देखो किसकी बात कर रहे हैं, रिवल्वेशन की बात कर रहे हैं। तो रिवल्वेशन अकाउंट देखो एडमिशन में भी बनता है और रिटायरमेंट में भी बनता है और डेथ में भी बनता है, सही कि नहीं है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितना भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इन द ओल्ड रेशियो। तो कौन से रेशियो में पूछा इन्होंने इन दे रेशियो, तो आपका आएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी इसका भी कौन सा आंसर रहेगा, आपका ए आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना, द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमोंग राजेंद्र, सतीश एंड तेजपाल, इनका ओल्ड रेशियो दे दिया 2:1। ठीक है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
आफ्टर सतीश रिटायर, सतीश कौन सा है, ये वाला बीच वाला, इसके रिटायरमेंट के बाद में आपको न्यू रेशियो कितना बताया 3:2, और क्या पूछ रहे हैं, गेनिंग रेशियो पूछ रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो देखो मैं यहाँ बता देता हूँ कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, शॉर्ट में बोल रहा हूँ, न्यू माइनस ओल्ड, एन माइनस ओ, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू रेशियो यदि बात करें तो यहाँ न्यू रेशियो अपने पास में है 3/5, अपॉन 5 इसलिए आया क्योंकि रेशियो का क्या आता है, यहाँ टोटल लिया जाता है, ठीक है। और दूसरे पार्टनर का है 2/5, 2/5 यानी 3/5 और 2/5, 3/5 और 2/5 में से लेस करेंगे क्या, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो देखा जाए तो 2/5 है और यहाँ 1/5 है, क्योंकि जो बीच में हट गया उसको उठा दो, समझ गए, जबकि टोटल सबका लिखा जाएगा। अब नीचे देखो एलसीएम दोनों का सेम है, तो एलसीएम ले लेंगे हम लोग कितना 5। अब आपको पता हो सोल्व करते हो तो नीचे वाले एलसीएम से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 5 का डिवाइड करो 5 में 1 टाइम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 यानी आएगा 1/5। यहाँ यदि बात करेंगे तो यहाँ भी एलसीएम 5 आ जाएगा, आपका एलसीएम 5 आ जाएगा, 5 का डिवाइड करो 5 में 1 टाइम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2, माइनस 5 का डिवाइड करो 5 में 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 यानी 1/5। तो आपका रेशियो जो आया वो आया 1:1। ऑप्शन में देख लो 1:1 कौन से में है, यानी आपका कौन सा है, सी आपका ऑप्शन क्या है, राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखना, क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 की यदि हम लोग बात करते हैं, 4 की यदि हम लोग बात करते हैं तो 4 में क्या कह रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ शेयर प्रॉफिट ऑफ द रिटायरिंग या डिजीज पार्टनर बाय द रिमेनिंग पार्टनर इज एज्यूम दैट विल बी एक्वायर हिज शेयर। देखो अगला कह रहे हैं कि यदि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, यदि कोई पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है और उसके शेयर एक्वायर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके शेयर एक्वायर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप कैसे एक्वायर मानोगे, इसको कैसे एक्वायर मानोगे, ठीक है। अपने को ये पूछा है तो एक्वायर का यदि अपने को पूछा है तो एक्वायर के बारे में अपने को ध्यान रखना है। आपको एडमिशन में भी एक ही चीज़ पढ़ाते हैं और रिटायरमेंट और डेथ में भी एक ही बात पढ़ाते हैं कि यदि आपको कुछ भी नहीं कहा हुआ है, ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो कंसिडर्ड किया जाता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो कंसिडर्ड किया जाता है। तो देख लो इसमें कौन सा है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी ए ऑप्शन आएगा 4th का, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 5th नंबर क्वेश्चन देखना, ऑन डिजोलेशन ऑफ ए फ्रॉम बैंक और ड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू, डिजोलेशन फ्रॉम की बात करें तो बैंक और ड्राफ्ट ट्रांसफर होगा तो ये होगा रियलाइजेशन अकाउंट में। जहां तक आपको यदि आइडिया हो, जो बच्चे मेरे कोचिंग क्लासेज में पढ़ रहे हैं या स्कूलिंग लेवल पे पढ़ रहे हैं मेरे से, उन बच्चों को ये क्वेश्चन डिट्टो का डिट्टो मैंने किस में दिया था, अभी 40% हमने प्री बोर्ड लिया उसमें दिया है, डिट्टो का डिट्टो क्वेश्चन, कोई टॉपिक इसमें चेंज किया हुआ नहीं है, ठीक है। तो बैंक और ड्राफ्ट है डिजोलेशन का, तो वो कहाँ ट्रांसफर होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। आगे देखो, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है। तो देखो डिबेंचर जो होते हैं वो तो होते हैं क्रेडिटर, और इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो होते हैं ओनर ऑफ द कंपनी, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी का क्या माना जाता है, ओनर माना जाता है। यही यदि डिबेंचर का क्वेश्चन होता तो डिबेंचर के क्वेश्चन में क्या बन जाता, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी बन जाता, ठीक है, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज शो इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम, यानी अगले ने पूछा बैलेंस, तो पहली बात तो अपने को बैलेंस का पता होना चाहिए कि बैलेंस कौन सा होता है। जब भी शेयर फॉरफिटेड करते हैं तो फॉरफिटेड शेयर के ऊपर जो अमाउंट रिसीव्ड हो जाती है वो फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर होती है,
फिर उन शेयरों को जो यदि रीइश्यू कर दिया तो जितना प्रपोर्शन आपने रीइश्यू किया है वो आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है, और जो आप लोगों ने रीइश्यू नहीं किए उनका बैलेंस फॉरफिटेड अकाउंट में ही होता है, और ये बैलेंस शीट में शो किया जाता है शेयर कैपिटल हेड में। यानी कि हेड जो है वो है आपका शेयर होल्डर फंड, और सब हेड की बात करें तो है शेयर कैपिटल। तो इसमें ऑप्शन में देख लो कौन सा है, करंट लाइबिलिटी नहीं होगा, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? सी ऑप्शन है होगा। अब आप लोग देख लो कि 7 क्वेश्चन जो मैंने अब तक बता दिए उनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट देखो सेकंड क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन, डिबेंचर होल्डर आर द, अभी बताया था मैंने आपको, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, और ये काफी बार आपको टेस्टों में भी दिया हुआ होगा जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे, और मोस्ट ऑफ आज के हाफ ईयरली पेपर में भी वो आया है जो हम लोगों ने क्लास में करवा दिया। करवाने का मतलब डिट्टो का डिट्टो क्वेश्चन, और ये दावा है कि जो बच्चा अपनी क्लास ले लेगा उस बच्चे का बोर्ड में जो पेपर है वो बहुत अच्छे से अच्छा जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन वही आएंगे जो यहाँ करवाएंगे। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट देखो, डिबेंचर इज ए, डिबेंचर क्या होता है? ठीक है, तो डिबेंचर इज ए लोन सर्टिफिकेट, कैश सर्टिफिकेट, क्रेडिट सर्टिफिकेट और नन ऑफ द अबव। तो डिबेंचर जो होता है वो अपना क्या माना जाता है? लोन सर्टिफिकेट माना जाता है, कि डिबेंचर इज ए एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। ये डिबेंचर की डेफिनेशन में डाला हुआ है कि डिबेंचर इज ए एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, यानी डेप्ट का एक्नॉलेजमेंट माना जाता है। डेप्ट का मतलब होता है यहाँ लोन्स है, ठीक है, तो लोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखना, एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज एसेट्स वर्थ, एक्स लिमिटेड ने एसेट्स खरीदी कितने की? 28,80,000 की, 28,80,000 की। इट्स इश्यू डिबेंचर, उसने 100 रुपीज वाला डिबेंचर इश्यू किया और 4% डिस्काउंट के ऊपर किया। परचेज कंसिडरेशन के सेटलमेंट के लिए नंबर ऑफ डिबेंचर आपको पूछे तो देखो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया होगा आपको हम लोगों ने, और फॉर्मूला क्या है कि अपने को क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है वो सबसे पहले नोट कर लेना है। तो क्रेडिटर को पेमेंट करना है 28,80,000, उसमें से लेस करना है क्या? कैश पेमेंट। तो कैश पेमेंट कुछ हुआ नहीं, तो कैश पेमेंट 0 है, डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर। देखो डिबेंचर कितने रुपीज का है? 100 का, जबकि 4% डिस्काउंट है तो डिस्काउंट यहाँ से घटा दिया जाता है। तो ये होगा 28,80,000 डिवाइडेड बाई 96 रुपीज। डिवाइड कितने से होगा? ये 96 रुपीज से। तो आप लोग टेली करो, इसका कितना आएगा? 28,80,000 डिवाइडेड बाई 96। एक बार मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर से ही करेंगे ताकि पेपर टाइम पे सोल्व करवा दें, ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। ठीक है, आपके लिए अलाउ नहीं है, लेकिन ये आएगा 30,000। ये रहा ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, तो इसको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ईयरली एग्जाम में भी आ सकता है, ध्यान दे लेना। ठीक है, क्योंकि जितना क्रेडिटर को पेमेंट करना है वो अमाउंट ऊपर आ जाएगी, उसमें से कैश पेमेंट कर दिया उसको लेस कर दिया जाता है, और डिवाइड जो किया जाता है वो किया जाता है इश्यू प्राइस से। इश्यू प्राइस यहाँ देखो एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है, एट डिस्काउंट भी। एट पार है तो इश्यू प्राइस में जितना रुपए का फेस वैल्यू है उसी से डिवाइड होगा। प्रीमियम है तो जितना प्रीमियम वो ऐड करके डिवाइड करेंगे, और डिस्काउंट है तो वो लेस करके डिवाइड किया जाएगा। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 11 नंबर क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। तो देखो P&L स्टेटमेंट होता है, फाइनेंशियल में बैलेंस शीट भी होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होता है, लेजर अकाउंट। देखो लेजर कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके 5 स्टेटमेंट डाले हुए हैं,
5 स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट ट्रेडिंग पी एंड एल हो गया, दूसरा आपकी बात करें तो बैलेंस शीट हो गया, तीसरा आपका कैश फ्लो हो गया, चौथा यदि आपका बात करें तो एक्सप्लेनेटरी नोट हो गया। ठीक है, तो ये मेनली आप लोगों को याद करने की कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखना 12 नंबर, द टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर। लिक्विडिटी की यदि बात करें तो लिक्विडिटी के दो रेशियो होते हैं, एक तो होता है करंट रेशियो और दूसरा होता है लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो का दूसरा नाम होता है वर्किंग कैपिटल रेशियो और लिक्विड रेशियो के 3 नाम होते हैं, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, यहाँ से ईयरली एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है रेशियो वाले चैप्टर में। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट देखना, यहां तक आप लोग देख लेना कि कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर रहे हो। ठीक है, और यदि कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो अब आपका गलत हुआ क्यों, उसके पीछे रीजन ढूंढने की आप लोग कोशिश करना, क्योंकि जब तक रीजन नहीं ढूंढोगे तब तक आप लोग सक्सेस नहीं होगे। क्योंकि आपने आपको यदि सक्सेस होना है तो अपने को आपने जो गलतियां की है उन गलतियों को ढूंढना है, और गलती का यदि आपको पता चल गया तो फिर आप लोग सक्सेस हुई मान लो अपनी लाइफ में। और यदि अपने आप की गलती या कमी नहीं ढूंढ पाए तो सीधी सी बात है कि सक्सेस नहीं हो पाओगे किसी भी कंडीशन में आप लोग। तो अपने आप की जो गलतियां हैं उन गलतियों को ढूंढो और ऐसी कोशिश करो कि वो गलती आपकी दोबारा रिपीट ना हो। चले आगे, नेक्स्ट देखो 30 नंबर क्वेश्चन था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, तो AS3 आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, एक तो गुडविल का याद रखना है 26 और एक आपको कैश फ्लो का याद रखना है AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है, नेक्स्ट देखना, इफ द नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 50,000 एंड अमाउंट ऑफ डेटर इन द बिगनिंग एंड द एंड, बिगनिंग कितनी है 10,000, एंड कितनी है 20,000, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विल बी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना होगा। तो ध्यान से सुनना, देखो 50,000 आपका स्टार्टिंग नेट प्रॉफिट हो गया, डेटर है वो बिगनिंग 10,000 है, एंड कितना है 20,000, तो डेटर इंक्रीज हो गया। और इंक्रीज इन करंट असेट्स यदि होता है तो उसको हमेशा क्या किया जाता है, इंक्रीज इन CA को घटाया जाता है, क्योंकि करंट असेट्स यदि बढ़ेगी तो आपका कैश बैलेंस कम होगा। ठीक है, करंट असेट्स बढ़ेगी तो कैश का बैलेंस क्या होगा, कम होगा, और कैश का बैलेंस कम होगा तो उससे कैश फ्लो आपका क्या होगा, आउट होगा। ठीक है, तो 50,000 का अपना नेट प्रॉफिट हुआ, 10,000 आपका डिक्रीज हो गया, तो अपने पास में रिमेनिंग वैल्यू बच गई कितनी 40,000, रिमेनिंग वैल्यू कितनी बच गई 40,000। तो आंसर देख लो कौन सा है, ए आएगा। ठीक है, क्योंकि बिगिनिंग जो है वो आपका 10,000 था, एंड जो है वो 20,000 है, दैट मीन्स डेटर की वैल्यू इंक्रीज हो गई। डेटर को करंट असेट्स बोलते हैं, करंट असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, दैट मीन्स वो आपके लिए लॉस है, उसको घटाया जाता है। ठीक है, चले आगे 15 देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश फ्लो, कैश फ्लो नहीं है। देखो इश्यू ऑफ डिबेंचर होता है, क्योंकि यहाँ आप लोगों का कोई ना कोई केस इन या आउट होगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, यहाँ केस का इन होगा, माना जाएगा। डिक्रीज इन क्रेडिटर, यहाँ भी माना जाएगा। और नन ऑफ द अबव, कौन सा आएगा इसका, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केस, केस इनफ्लो पूछा है ना इसने, केस इनफ्लो। इश्यू ऑफ डिबेंचर में भी इनफ्लो है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड में भी इनफ्लो है, और डिक्रीज इन क्रेडिटर, देखो क्रेडिटर की वैल्यू यदि डिक्रीज होती है तो वहां आउटफ्लो, आपको एक लाइन लिखवाई हुई है, इंक्रीज इन CA एंड डिक्रीज इन CL। ठीक है, तो डिक्रीज इन CL जो है वो हमेशा क्या माना जाता है, ब्रैकेट में आता है, ब्रैकेट का मतलब आउटफ्लो माना जाता है। तो ये आएगा आपका C ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा इसका, C ऑप्शन आएगा, क्योंकि केस इनफ्लो बोला उसने, क्या बोला है, केस इनफ्लो, तो केस इनफ्लो में कौन सा आएगा, C ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आपके क्या दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले दिए, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ठीक है,
पूरा पेपर कंप्लीट आपको सोल्व करवाऊंगा, रीजन भी बताऊंगा कि उसका आंसर हम लोगों ने ऐसा क्यों माना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता भी चल सके। आ जाओ। गुडविल इज ए, गुडविल इज ए असेट्स, यानी गुडविल को असेट्स माना है, कौन सी, तो आपका राइट आंसर होगा इंटेंजिबल। कौन सा, इंटेंजिबल, जिसे हिंदी में बोलते हैं अमूर्त, समझ गए। गुडविल क्या मानी जाती है, इंटेंजिबल असेट्स मानी जाती है, गुडविल के फीचर्स में आपके डाला हुआ है, ठीक है। तो पहले का आएगा इंटेंजिबल। दूसरा, द रेशियो इन विच एग्जिस्टिंग पार्टनर विल एक्वायर द शेयर फ्रॉम रिटायरिंग या डिजीज पार्टनर्स इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। कौन सा रेशियो, गेनिंग रेशियो, यानी हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं फायदे का अनुपात, फायदे का अनुपात, फायदे का अनुपात, ठीक है। गेनिंग रेशियो आएगा इसका, क्योंकि रिटायरमेंट या डेथ की बात कर रहे हैं ना, तो रिटायरमेंट या डेथ की बात करें तो वहाँ गेनिंग रेशियो काउंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, टेबल ऐप ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है, प्रोवाइडेड फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर। देखो, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर एट द रेट नॉट एक्सिड्स, यानी किसके अकॉर्डिंग पूछा है, टेबल ऐप के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ दो रेटें हैं, एक रेट है कितनी 10% और एक रेट कितनी है 12%। काफ़ी बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 10 है या 12 है। तो हम लोग हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं कि कंपनी लेती कम है देती ज़्यादा है। तो पहले अपने को ये देखना है कि एरियर पे लेगी या देगी। एरियर का मतलब क्या होता है कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसा मांग रही है और शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा, इसका मतलब कंपनी जो पैसा मांग रही है उसके ऊपर ब्याज लेगी, तो लेगी तो कम कौन सा है 10%। इसका मतलब यहाँ टेबल ऐप के अकॉर्डिंग कितना हुआ 10%, समझ गए। टेबल ऐप के अकॉर्डिंग कितना हुआ 10%, ठीक है। कंपनी लेगी कितना 10%, ठीक है। यदि यही एडवांस का होता तो कौन सा आता आपका 12% आता, एडवांस का होता तो, ठीक है। नेक्स्ट, द डायरेक्टर कैन बी आइदर कैंसिल और री इशू द फॉरफिटेड शेयर। री इशू यानी कि पुनर्निर्गमन, पुनर्निर्गमन। आपकी कंपनी के जो डायरेक्टर है वो आपके शेयरों को या तो क्या कर सकते हैं, री इशू कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, पुनर्निर्गमन, हिंदी में बोले तो, ठीक है। तो दो तरीके हैं, या तो कैंसिल कर दो और या फिर क्या कर दो, री इशू कर दो। तो आपके सिलेबस में री इशू ही टॉपिक है फॉरफिटेड के बाद में, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्ड ऑफ डिबेंचर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेबर, डेबर, ठीक है, विच मीन्स बोरो। ये लाइन ऐसी कैसी आपकी डाली हुई है एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है। डिबेंचर वर्ड है वो डेबर वर्ड से डिराइव्ड हुआ था, DEBERE, डेबर। इसका मीन्स क्या होता है, बोरो होता है, उधार लेना होता है, ठीक है। ये आपके 5 फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक किसी बच्चे के कोई डाउट नहीं है? कोई भी डाउट हो तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको हर एक चीज़ का जवाब मिलेगा। चले आगे देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द बेसिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर एंड द अदर एक्सटर्नल पार्टीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉफिटेबल एंड पोजीशन ऑफ एनी बिजनेस कंसर्न। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो एक तो बताता प्रॉफिटेबिलिटी को और एक बताता पोजीशन स्टेटमेंट बोलते सो। पहले जो प्रॉफिटेबल बताता है वो बताता आपका P&L अकाउंट, और पोजीशन की बात करें तो वो आपका बताता है बैलेंस शीट, ठीक है।
नेक्स्ट देखो लास्ट, सन्ड्री डेटर एंड सन्ड्री क्रेडिटर आर रिप्लेस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड रिसीवेबल तो बोलते हैं डेटर को, और क्रेडिटर को बोलते हैं ट्रेड पेएबल। क्या बोलते हैं? ट्रेड पेएबल। तो लास्ट वाले ऑप्शन में आएगा ट्रेड पेएबल। ठीक है, यहां तक आपके 15 तो क्या थे? एमसीक्यू थे, 7 आपके क्या थे? फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कुल मिला के 22 थे। और ये आपका ओल्ड पैटर्न पे यही था, न्यू पैटर्न से आपका चेंज किया, लेकिन हाफ ईयरली के मेरे को ऐसा लग रहा है कि पेपर पहले बन गए थे और जो अपने पास ब्लूप्रिंट है वो बाद में आया था। ठीक है, तो इसलिए ओल्ड पैटर्न से इन्होंने दे दिया, कोई ना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे अपने को तो क्या करने हैं? 18 क्या करने हैं? एमसीक्यू देखने हैं। लेकिन इसमें क्या है कि रेशियो वाले चैप्टर से, सॉरी कैश फ्लो वाले चैप्टर से एमसीक्यू ज़्यादा दे दिए, जबकि अपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नया जो ब्लूप्रिंट आया उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस क्या है? कम है। चले आगे, नेक्स्ट देखो 3 नंबर क्वेश्चन है, वो आपके 1 मार्किंग में आए थे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हाउ विल बी द प्रॉफिट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर। ये क्वेश्चन वही रिपीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? इक्वली आएगा। अभी जो ऊपर आया था वही क्वेश्चन दोबारा आ गया, जो एमसीक्यू क्वेश्चन आया था ना वही आपका दोबारा आ गया। ठीक है, दूसरा, एक्सप्लेन द फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। देखो यहां हम लोग आपको बोलते ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। याद रखने के लिए आपको सन बोलते हैं हम लोग, सन, यानी सन का मतलब, एस का मतलब सेक्रीफाइस, ओ का मतलब ओल्ड और एन का मतलब न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, यदि यही गेनिंग का पूछता तो न्यू माइनस ओल्ड हो जाता। ठीक है, अगला गेनिंग का फॉर्मूला पूछ लिया तो यहां फॉर्मूला हो जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये गेनिंग का फॉर्मूला हो जाता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फिर अगला क्वेश्चन फिर इन्होंने पूछ लिया, एक्सप्लेन एनी वन डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो देखो एक डिफरेंस तो ये कर सकते हो कि सेक्रीफाइस रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, और गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। दूसरा डिफरेंस आप चाहो तो इसके फॉर्मूले का भी डाल सकते हो। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिक्रीज होता है, गेनिंग रेशियो से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से दे दिए इन्होंने। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू टेबल एफ व्हाट इज द रेट इन आउटस्टैंडिंग डिमांड। ये करना क्या चाहता है? टेबल एफ के अकॉर्डिंग रेट क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग डिमांड, यानी बकाया मांग के ऊपर। तो ये अभी ऊपर ही तो किया हम लोगों ने, 10%। कॉल इन एरियर पे कितना होगा? 10%। यदि एडवांस का होता तो कितना होता? 12% होता। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं ये बार बार। पेपर ऐसे ही कोई गवर्नमेंट टीचर के हाथ लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर को ये आइडिया नहीं कि कौन सा क्वेश्चन दोबारा रिपीट करे या ना करे, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन एनी वन डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। देखो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में वन डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो पहली बात तो आप मेंबर का बता सकते हो। प्राइवेट कंपनी होती है उसमें मेंबर होते हैं कितने? 2, और पब्लिक कंपनी की बात करें तो वहां मेंबर कितने होते हैं? 7। ठीक है, प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं तो 2 मेंबर चाहिए, और पब्लिक कंपनी के लिए कितने मेंबर चाहिए? 7 मेंबर चाहिए। और ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को नोट्स वगैरह बना रखे होंगे, वहां से देख लेना। अदरवाइज अपनी जो क्लासेस चलेगी डिबेंचर कंपनी पे, इश्यू ऑफ शेयर पे, तो उसमें आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज इन रिडीमेबल डिबेंचर। इन रिडीमेबल डिबेंचर क्या होता है? द अमाउंट ऑफ डिबेंचर आर रीपेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड इन रिडीमेबल डिबेंचर। जब डिबेंचर की जो अमाउंट है उसको पेड करेंगे, रीपेड करेंगे, वो कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पे किया जाता है, उसे इन रिडीमेबल बोलते हैं, यानी जिसका रीपेमेंट नहीं होगा। और ध्यान से सुन लेना, आजकल कंपनी जो है वो इन रिडीमेबल डिबेंचर इशू नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी को एक कंडीशन डाली हुई है कंपनी एक्ट 2013 में कि कंपनी को मैक्सिमम 10 ईयर में डिबेंचर की अमाउंट तो रीपेमेंट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, लेकिन फिर भी डेफिनेशन अपने सिलेबस में दी हुई है, इन्होंने पूछा हम लोगों ने बता दिया। अगला,
एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर क्या है? डिबेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। डिबेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। और आप लोग ये भी डाल सकते हो कि डिबेंचर जो वर्ड है वो कहां से डिराइव्ड हुआ था, अभी आया था ना आपके, आया था ना कि डिबेंचर वर्ड कहां से डिराइव्ड हुआ था? डेबर से डिराइव्ड हुआ था, जिसका मीन्स क्या होता है? बोरो। एंड डिबेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। बस इतना लिखना था इसमें। चले आगे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। ये पेपर बनाने वाला भी ऐसा ही है, एक ही टॉपिक को बार बार घुमा रहा है। रिडीमेबल पूछ लिया, अब इन रिडीमेबल दे दिया था तो इनको रिडीमेबल देना ही नहीं चाहिए था। कोई अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ, लेकिन फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर मीन्स होता है कि द अमाउंट रिपेड आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड एज रिडीमेबल डिबेंचर। जो अमाउंट आप लोग रीपेमेंट करोगे वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद में करोगे तो उसको रिडीमेबल डिबेंचर कहा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगला, नेम ऑफ एक्सटर्नल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं? ठीक है, तो एक्सटर्नल की यदि बात करें तो क्रेडिटर होते हैं अपने, इन्वेस्टर्स होते हैं, बैंक्स होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होती है। इन सबको क्या माना जाता है? एक्सटर्नल यूजर माना जाता है, जो अपनी कंपनी के इंटरनल पार्ट में इंगेज्ड नहीं है, लेकिन वो अपना एक्सटर्नल क्या कर रहे हैं? रोल फॉलो कर रहे हैं। इस यूजर का तो लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो ध्यान दे लेना इसका ना। चले आगे। ये आपका 1 मार्किंग कितने क्वेश्चन हो गए? 10 क्वेश्चन। देखो 1 मार्किंग में इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, 1 मार्किंग में इन्होंने कोई भी टॉपिक अच्छा नहीं दिया। हाँ, कुछ क्वेश्चंस दिए इन्होंने, रिपीट नहीं करने चाहिए थे इनको क्वेश्चनों को, ठीक है, इन्होंने क्या किया है? रिपीट किया इन क्वेश्चनों को ना। चले आगे। आगे देखो, 2 मार्किंग, सॉरी 1.5 मार्किंग ईयरली एग्जाम में आपके ये 2 मार्किंग में आएंगे, ध्यान दे लेना। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड गिव द डेफिनेशन। पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है? तो पार्टनरशिप का मीनिंग और डेफिनेशन आपकी सेक्शन 4 में बताई हुई है। 2 and more person agree to carry on the business and consent of all and agree and continue with the consent of all or any of the one partner acting for all। ठीक है, कि सेक्शन 4 ये कहती है कि पार्टनरशिप जो है वो 2 और मोर पर्सन्स का क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है, उसमें बिजनेस को कैरी ऑन क्या कर सकते हैं? ऑल पार्टनर कर सकते हैं, और ऑल में से किसी एक्टिंग पार्टनर द्वारा एक द्वारा भी किया जा सकता है। तो ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपको बतानी थी यहाँ से। नेक्स्ट, अनिल विशाल पार्टनर है, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 और 2 है। एडमिशन सुमित को दिया न्यू पार्टनर 1/5 के लिए। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अनिल, विशाल और सुमित। आपको क्या पूछा है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा है। किस किस का पूछा है? अनिल का, विशाल का और सुमित का। तो एक बार मैं देखो थोड़ा सा इसको डिस्प्ले को शॉर्ट कर देता हूं ताकि हम लोग यहाँ क्वेश्चंस क्या कर सके? सोल्व कर सके। ठीक है, चलो देखते हैं आपको क्या पूछा है। न्यू रेशियो, देखो न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको तरीके बताए हुए हैं, और याद है कितने तरीके करवाए हुए हैं? 4 तरीके। पहला, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा ओल्ड रेशियो में। दूसरा, ओनली 1 पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। तीसरा, ओल्ड पार्टनर इक्वली सेक्रीफाइस करेगा। चौथा, अनइक्वली करेगा। तो देखो इक्वली सेक्रीफाइस करेगा वहां क्वेश्चन में कहा हुआ होगा, दूसरा अनइक्वली करेगा वहां भी क्वेश्चन में कहा हुआ होगा, और ओनली 1 पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा वहां भी कुछ कहा हुआ होगा। लेकिन जिस क्वेश्चन में कुछ भी ना कहा हुआ हो, केवल ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो और जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ हो, तो वहां क्वेश्चन जो सोल्व होगा वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग सोल्व किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन उसी मेथड का है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? क्वेश्चन नंबर 5th के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले आपको क्या मानना होता है? टोटल फ्रॉम प्रॉफिट शेयर। आपको टोटल फ्रॉम का प्रॉफिट शेयर मानना होता है। कितना मानते हैं? 1। न्यू पार्टनर की बात करें तो न्यू पार्टनर कौन आ रहा है? सुमित। तो अपने को लिखना है सुमित प्रॉफिट शेयर। सुमित का प्रॉफिट शेयर कितना बताया उसने? 1/5 बता दिया। ठीक है, देन
आगे हम लोग क्या लिखते हैं, देन रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर, देन रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर। अब देखो पूरी फर्म का आपको शेयर बताया 1 में से सुमित का 1/5, तो रिमेनिंग आपका बच गया 4/5। कितना बच गया, 4/5। काफी बच्चों को ये निकालना भी नहीं आता, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, नीचे 5 और ऊपर 1 है, तो 5 में से 1 कम कर दो, 4 बच जाएगा, नीचे वैसा का वैसा आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो रिमेनिंग अपना प्रॉफिट शेयर बचा है वो किस किस का बचा है, एक तो अनिल का बचा है, अनिल प्रॉफिट शेयर। अनिल के बाद में कौन बचा अपने पास में, विशाल, तो विशाल प्रॉफिट शेयर। और लास्ट की बात करें तो लास्ट कौन है, सुमित। ठीक है, तो देखो इस 4/5 में से ही तो अनिल को मिलेगा, और 4/5 में से ही किसको मिलेगा, विशाल को मिलेगा। और सुमित की बात करें तो सुमित का अपने पास 1/5 दिया हुआ है। ठीक है, अब इस रेशियो को क्या किया जाता, मल्टीप्लाई किया जाता है इनके ओल्ड रेशियो से। ओल्ड रेशियो क्या है इनका, 3 और 2, यानी 3/5 और 2/5। ठीक है, कई बार देखो इस क्वेश्चन को घुमाया हुआ होता है, और वो क्या होता है कि ओल्ड पार्टनर का ही न्यू रेशियो दिया होता है, केवल ओल्ड पार्टनर का, सारे पार्टनरों का नहीं। जो ओल्ड 2 बंदे हैं ना, अनिल और विशाल, इन्हीं का न्यू रेशियो दिया हुआ होता है। तो यहां फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके रेशियो से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, बीच में देखो मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से, नीचे वाली संख्या नीचे वाली से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब देखो इसका जो एलसीएम है, इसका जो एलसीएम है वो एलसीएम अपना क्या नहीं है, सेम नहीं है, तो एलसीएम को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, सेम करने के लिए इसको क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई। मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 525 में कन्वर्ट हो जाए, तो यदि अपने को पता ना हो तो 25 को डिवाइड करके देखने ना 5 से, आइडिया लग जाएगा। तो 5 से हुआ। ठीक है, तो नीचे भी 5 और ऊपर भी 5। आप लोगों को यदि रेशियो का थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि किसी भी रेशियो को यदि सेम वैल्यू से यदि मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो उस कंडीशंस में रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो सेम वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई किया, सेम वैल्यू से मैंने क्या किया, डिवाइड किया है। तो यहाँ फिर रेशियो आ जाएगा अपना 5/25। तो न्यू रेशियो की बात करें तो 12 हो गया, 8 हो गया और 5 हो गया। 12, 8 और 5, ये जिस बच्चे ने किया उसका आंसर क्या है, सही है, अदरवाइज वो क्या है, गलत है। देख लो 12, 8 और 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, चले 5 के आगे 6 क्या कह रहे हैं, नरेश एंड सुरेश आर पार्टनर इन ए फर्म, द शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, दे एडमिट न्यू प्रॉफिट्स पार्टनर 1/5, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नरेश एंड सुरेश 2:1, कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो। क्या पूछ रहा है वो, सेक्रीफाइस रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो सेक्रीफाइस रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो अपने पास में है, लेकिन न्यू रेशियो केवल 2 का ही है, अपने को चाहिए 3 का। तो सेम वही अभी जो मैंने क्वेश्चंस किया था वही क्वेश्चन अगले बंदे ने पूछ लिया, कोई ना, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। पहली बात तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो अपने को पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका। टोटल फर्म का शेयर हमने कितना मान लिया, 1 मान लिया। नया पार्टनर कौन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, नया पार्टनर यहां कौन आ रहा है, नया पार्टनर मेरी आ रहा है। ठीक है, तो मेरी प्रॉफिट शेयर, मेरी प्रॉफिट शेयर, तो मेरी का प्रॉफिट शेयर वही कितना बताया अगले बंदे ने, 1/5। तो बाकी मैं शॉर्ट में चल लूं, देन रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर, तो रिमेनिंग होगा 1 माइनस 1/5, यानी सीधी सी बात है 4/5। अब ये 4/5 एक तो नरेश में बटेगा, एक तो नरेश में, एक सुरेश में, एक किसमें, मेरी। तो देखो नरेश को मिलेगा 4/5 में से, सुरेश को भी 4/5 में से, और मेरी का 1/5 है।
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा, ये काम की चीज है। इस क्वेश्चन में कहा कि नरेश एंड सुरेश विल बी 2:1 है। ये नरेश और सुरेश का नया रेशियो दे दिया 2:1। इसका मतलब यहां इसको मल्टीप्लाई जो करेंगे 2/3 और 1/3 से। यदि ये लाइन नहीं होती तो जो ओल्ड रेशियो था ना 3 और 2 उसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता। तो यहाँ की यदि बात करें तो कितना आएगा, 4 8 हो गया, 15 हो गया, 4 हो गया, 15 हो गया। ठीक है, अब अपने को इसका एलसीएम क्या करना है, 15 करना है। एलसीएम कितना करना है बेटा, 15 करना है। 15 एलसीएम करने के लिए अपने को करना क्या होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे भी 3 और ऊपर भी 3, तो 3/15, 3/15। तो यदि आपको कोई न्यू रेशियो पूछे तो न्यू रेशियो कितना होगा इसका, न्यू रेशियो की यदि बात करें तो हो गया 8:4:3। जबकि अपने को न्यू नहीं पूछा था, क्या पूछा था अपने को, सेक्रीफाइस रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो में से लेस करेंगे क्या, न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से लेस क्या करेंगे, न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस कौन कौन करेगा, एक तो नरेश करेगा और एक कौन करेगा, सुरेश करेगा। ठीक है, नरेश की यदि बात करें तो नरेश का ओल्ड रेशियो कितना है, नरेश का ओल्ड रेशियो है 3/2, तो 3/5 हो गया और 2/5 हो गया। इसमें से लेस क्या कर देंगे, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो है 8/15 और इसका है 4/15। अब देखो बीच में प्लस माइनस का साइन हो तो आपको एक चीज का पता होगा, एलसीएम लिया जाता है। क्या लिया जाता है, एलसीएम। तो इन दोनों संख्या का यदि हम लोग एलसीएम लेके देखें, इन दोनों संख्या का यदि एलसीएम लेके देखें तो 15 अपना एलसीएम आ सकता है। एलसीएम ऐसी वैल्यू होती है जिसमें टोटल वो डिवाइड होता हो, यानी पूरी वैल्यू उसकी क्या होती है, डिवाइड होती है। ठीक है, तो 5 से 15 डिवाइड होता कितने टाइम, 3 बार, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया क्या आया, 9, माइनस 15 को 15 से किया 1 टाइम और 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8, यानी कि कितना आएगा आपका 1/15। यहाँ की यदि बात करें तो 15 आया आपका, 5 को डिवाइड किया 15 से 3 टाइम, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 6 माइनस 15 को 15 से किया 1 टाइम, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, दैट मीन्स 2/15, यानी आपका रेशियो आएगा 1:2। ये फाइनल आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। यही अगले बंदे ने एक पूछा आपसे कि सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, तो आपको पहले ऐसी कंडीशन में न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा और न्यू रेशियो के बाद में आप लोग क्या कर सकते हो, सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है इसका कैलकुलेट करने का। चले आगे, कोई डाउट किसी के, अच्छे से इसको सॉल्यूशन को नोट कर लेना, क्लास को रोक के कर लेना, कैसे भी कर लेना। मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7, इसको रब कर दूं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस पेपर को सॉर्ट कर रहा हूँ। पेपर आपके पास में है तो क्वेश्चंस आप लोग वहां से देख लेना, यदि डिस्प्ले पे दिखाई ना दे तो। 7 नंबर क्वेश्चन है, अमित, दिनेश और गगन 3 पार्टनर है 5-3-2 में। दिनेश रिटायर हो रहा है, यानी बीच वाला रिटायर हो रहा है। अमित और गगन ने डिसाइड किया कि प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म इज रेशियो 3:2, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो बता दिया, तो गेनिंग रेशियो यहाँ इजी वे से हो सकता है। गेन रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहाँ किस किस का निकालना अपने को, एक तो अमित का और एक गगन का, एक तो अमित का और एक गगन का। अमित की बात करें तो अमित का न्यू रेशियो कितना है, 3:2 है, यानी 3/5 और 2/5 हो गया अमित का। न्यू में से क्या करेंगे, ओल्ड को घटाएंगे। ओल्ड कितना था इनका, 5-3-2, यानी 5/10 और 2/10 हो गया। एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम 10 आ सकता है। 5 का डिवाइड 10 में 2 बार गया, 3 दूनी 6 माइनस 5 यानी 1/15, सॉरी
1/10। यहाँ की यदि बात करें तो एलसीएम वही 10 हो सकता है, 2 टाइम गया, 2 को 2 से किया 4 -2 यानी 2/10। तो यहाँ भी आपका गेनिंग रेशियो आएगा 1:2। ये आपका फाइनल आंसर 1:2 आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। कौन से क्वेश्चन का, 8 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, फॉर्मूले से ही बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने बनाए। पीछे 2 क्वेश्चन आपको ओल्ड से बता दिए, यानी एडमिशन वाले चैप्टर से बता दिए, एक क्वेश्चन आपको रिटायरमेंट और डेथ वाले चैप्टर से बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर जो था वो थ्योरी का था, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में आपको एक्सप्लेन करना है। तो ऊपर पूछा था डिफरेंस और यहाँ एक्सप्लेन पूछ रहे हैं। तो वही बात है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर 2 होते हैं। प्राइवेट कंपनी अपने शेयरों को क्या नहीं कर सकती, ट्रांसफर नहीं कर सकती, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई होती है। पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो आपकी पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी अपने शेयरों को विदाउट रिस्ट्रिक्शन के क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। तो इन दोनों की आपको क्या बतानी है, डेफिनेशन आपको बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट, अमित, सुरेश और दिनेश 532 में पार्टनर है। सुरेश रिटायर हो रहा है। ही शेयर टेकन बाय अमित एंड दिनेश इन 2:1, न्यू रेशियो पूछ रहे हैं। चलो देखो, रिटायर कौन हो रहा है पहले अपने को ये देखना है। तो रिटायर हो रहा है यहाँ कौन, सुरेश। तो अपने को ये देखना है सुरेश प्रॉफिट शेयर, कितने नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर है। सुरेश प्रॉफिट शेयर, तो सुरेश का यदि प्रॉफिट शेयर की बात करें तो सुरेश का प्रॉफिट शेयर कितना है, सुरेश बीच वाला है, इसका मतलब 3/10। ठीक है, अब सुरेश के प्रॉफिट शेयर को कौन कौन लेगा, एक तो अमित लेगा। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है अमित गेन, अमित गेन। तो अमित 3/10 को कौन से रेशियो में लेगा, रेशियो बताया हुआ यहाँ 2:1। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2/3 से, यानी कि 6/30 अमित लेगा। अमित के बाद में कौन है, दिनेश है। तो दिनेश का गेन देखेंगे, दिनेश का गेन देखेंगे। दिनेश भी 3/10 का ही लेगा, लेकिन वो लेगा 1/3, यानी ये आएगा 3/30। ये गेन आ गया, हो गया। न्यू रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला डाल दो, ओल्ड प्लस गेन, गेनिंग हो तो ऐड कर देते। ठीक है, तो एक तो अमित का और एक दिनेश का। अमित की बात करें तो अमित का ओल्ड रेशियो कितना है, अमित का ओल्ड रेशियो कितना है 5/10। इसका ओल्ड रेशियो है 2/10, प्लस गेन की बात करें तो 6/30 और इसका आ जाएगा 3/30। ये गेन दिया हुआ है। क्या करते हैं, एलसीएम का टोटल ले लेते हैं, 30 आ जाता है एलसीएम। 10 को डिवाइड करो 30 से, 3 टाइम गया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15 + 6 यानी 21/30। यहाँ की यदि बात करें तो 30 एलसीएम हो गया, 3 का डिवाइड किया 30 में, 3 बार गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 + 3 यानी 9/30। यानी आपका न्यू रेशियो आएगा 21:9। यह अनइक्वली का, क्योंकि गेनिंग में आपको अनइक्वल बताया है कि अमित कितना लेगा और दिनेश कितना लेगा। अमित और दिनेश का जो टेकन रेशियो है वो आपको दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन अनइक्वली का है, 9 नंबर वाला। ठीक है, वो डाउट आ गया। और 10 नंबर पे, एक्सप्लेन एनी टू डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम। पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फ्रॉम में डिफरेंस बताना है, वो आप आराम से अपने नोट्सों से बता देना, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा बन जाएगा। तो कोशिश कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस है वो आपका एक भी ना छूटे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन्स बाय फोरफिटेड ऑफ शेयर। तो फोरफिटेड अनकॉल्ड जो कॉल्ड अप जो वैल्यू होती है, वो अनपेड जो अमाउंट होती है उसके लिए किया जाता है फोरफिटेड ऑफ शेयर। ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर्ड डिबेंचर एंड बियरर डिबेंचर। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर और बियरर डिबेंचर आपकी रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग आपके टाइप है, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है।
ये आपकी थ्योरी में अच्छे से दिया हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट इज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो डिस्काउंट क्या होता है कि आपकी फेस वैल्यू से लोअर वैल्यू पे डिबेंचर इश्यू करते हैं, तो उसे बोलते हैं इश्यू डिस्काउंट। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। ये रेशियो वाले चैप्टर्स हैं। करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के बीच में डिफरेंस, तो फॉर्मूले का डिफरेंस बता देना। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द यूज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के आपको यूज बताने कि क्यों कैश फ्लो स्टेटमेंट यूज किया जाता है। तो ये आपके नॉर्मल जो क्वेश्चंस है वो आपकी थ्योरी के यहाँ से हैं। आप लोगों को चैप्टर वाइज आपको अच्छे से तैयार कर लेने इनको ना। न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट सोल्व करवा देता हूँ इस पेपर में, कोई भी क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल नहीं छोड़ेंगे। ये क्वेश्चन शानदार इन्होंने डाला है। रमेश इज ए पार्टनर इन फ्रॉम 31 मार्च 2016 हैज फॉलोइंग ड्रॉविंग। पहली ड्रॉविंग करता है 2 मई को, दूसरी करता है 31 जुलाई को, तीसरी करता है 30 सितंबर को, चौथी करता है 29 नवंबर को, पांचवी करता है 2 जनवरी को और छठवीं करता है 31 मार्च को। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग बताना है। क्या बताना आपको? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग आपको बताना है। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग की यदि बात करें तो पहले आपको यहां से ये देखना है कि ये कौन सा मेथड का क्वेश्चन है, इक्वली या अनइक्वली। तो ध्यान देना, अलग अलग डेट को ड्रॉविंग कर रहा है तो ये अनइक्वली होगा। तो अनइक्वली में सबसे पहले अपने को फॉर्मूला याद करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का। क्या फॉर्मूला लगता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 1/12 है। अब देखो, रेट अपने पास में गिवन है कितना परसेंट? 9%। तो 9/100 मल्टीप्लाई बाई 1/12 है। क्या नहीं है अपने पास में? टोटल प्रोडक्ट नहीं है। तो इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट। अब टोटल प्रोडक्ट के लिए आपको एक टेबल सी बनानी होती है। यदि आपने जहां भी पढ़ रहे हो आप लोग, वहां आपको सिखाया होगा। सबसे पहला कॉलम जो आता है वो डेट का आता है, डेट के बाद में अमाउंट का आता है, जो अमाउंट ऑफ ड्रॉविंग है वो आता है। तीसरा जो कॉलम आता है वो आता है मंथ का, और चौथा जो कॉलम आता है वो आता है प्रोडक्ट का। ठीक है। डेट पहली ड्रॉविंग है 2 मई, 2 मई की है 2015 की, और ड्रॉविंग अमाउंट है 10,000। दूसरी जो है वो 31 जुलाई की है, 31 जुलाई की है 2015 की, वह 5,000। 31 जुलाई के बाद में 30 सितंबर की है, 30 सितंबर 2015 की है, वो है 9,000। 30 सितंबर के बाद में 29 नवंबर है, 29 नवंबर 15 है, वो है 10,000। 29 नवंबर के बाद में 2 जनवरी है, 2 जनवरी 16 है, 8,000। 2 जनवरी के बाद में 31 मार्च है, 6,000। अब अपने को क्या करना है, यहाँ मंथ काउंट करने हैं। मंथ का मतलब यहाँ है कि जिस डेट को आपने ड्रॉविंग किया वहां से लेकर आपके फाइनेंशियल ईयर एंड तक कितने महीने हैं। जैसे मैंने 2 मई को किया तो अभी मई पूरा बाकी है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि 9 और 2 11 महीने बाकी है। अभी कितने महीने बाकी है? 11 महीने। प्रोडक्ट देखो कैसे निकलता है, मंथ को मल्टीप्लाई करोगे किससे? अमाउंट से। तो मंथ को यदि अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,10,000 आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। यहां यदि 31 जुलाई की बात करें तो जुलाई तो पूरा गया, अगस्त से काउंट करने, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी ये मंथ है ना, वो आपको अच्छे से काउंट करने। जुलाई गया ना, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कुल मिला के 6 और 2 8 महीने बाकी है। ठीक है, एक भी महीना ऊपर नीचे हो गया आंसर गलत आ जाएगा। नेक्स्ट,
30 सितंबर किया तो सितंबर तो गया पूरा, अक्टूबर से चालू होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हैं? 6, 54,000। नेक्स्ट नवंबर किया तो नवंबर तो गया, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने हुए क्या? 4 महीने, 4 महीने के 40,000। नेक्स्ट 2 जनवरी किया है, 2 जनवरी किया है तो जनवरी बाकी है, तो जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, कितने महीने हैं? 3 महीने, 24,000। नेक्स्ट 31 मार्च किया तो 31 मार्च को किया तो कोई भी महीना नहीं है तो क्या मानेंगे इसको? 0। ये एग्जाम में आता भी ऐसा, 0 होगा तो यहाँ टोटल प्रोडक्ट भी क्या होगा? 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है। अब क्या कर देंगे, इसका सबका सम कर दिया जाएगा, 1,10,000 और 40 150, 1,50,000 और 2,04,000, 244, 264 और 268, ये वैल्यू आएगी आपकी सम करेंगे तो 268 रख देते हैं यहाँ फॉर्मूले में 268। अब मैं एक बार कैलकुलेटर से सोल्व कर देता हूँ, ठीक है, ताकि टाइम ना लगे। टोटल वैल्यू कितनी अपनी? 2,68,000 मल्टीप्लाई बाई 9/100 डिवाइडेड बाई 12 है, यानी 210 रुपया। ₹2,010 आपका क्या आएगा? टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए एक चीज बता देता हूँ। यहाँ जैसे यहाँ 2 मई दे दिया तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 29 नवंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, 2 जनवरी दे दिया तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 1 दे दो चाहे 2 दे दो। हाँ, यदि आप 15 दे देता ना तो अपने को चेंज करना पड़ता। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है 2 मई वाला, या तो 1 तारीख वाला है या महीने के एंडिंग डेट वाला है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया? 16 नंबर हो गया। अब हम लोग बात करते कौन से क्वेश्चन की? 17 की। 16 को आप लोग अच्छे से सोल्व कर लेना, रब कर देता हूं मैं। सिक्सटीन के बाद में हम लोग बात करते कौन से क्वेश्चन की? 17 की। 17 क्या कह रहे हैं? हाउ विल यू डील विद द रियलाइजेशन एक्सपेंसेज ऑफ द फर्म ऑफ सुमन एंड मोनिका इन द फॉलोइंग केसेज। पहला, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज 2 लाख रुपीज। देखो कुछ नहीं कहा हुआ हो तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज आपका हुआ है तो ये आपका एक्सपेंसेज है। और इस चैप्टर में मैंने आपको एक ही चीज कर रखी है कि एक्सपेंसेज हो तो रियलाइजेशन को डेबिट कर देना, इनकम हो तो रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देना। या एक्सपेंसेज है, इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और टू में चाहे आप कैश लिख दो चाहे आप लोग क्या लिख दो? बैंक लिख दो। ठीक है, कितनी अमाउंट है? 2 लाख रुपीज। ये पहला आपका हो गया। हाँ, एंट्री में नरेशन आपको जरूर करनी है एग्जाम में। ठीक है, नरेशन भी नोट करनी है इसकी, है ना। नेक्स्ट सेकंड क्या था? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 50,000 वर पेड बाय द सुमन ए पार्टनर। सुमन ने पेड किया तो देखो सेकंड की क्या होगी? एक्सपेंसेज हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और किसने पेड किया? सुमन ने, तो आ जाएगा सुमन कैपिटल अकाउंट। सुमन कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आपकी? 50,000। ये लो, ये हो गया सेकंड का। थर्ड क्या कह रहे हैं? सुमन पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कंप्लीट डिजोलेशन प्रोसेस फॉर विच द वाज रेमोरेशन ऑफ 55,000 एक्चुअली एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय द सुमन 1 लाख रुपीज। देखो उसको क्या कर रहे हैं? रेमोरेशन पेड कर रहे हैं, रेमोरेशन पेड कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक चीज का ध्यान देना है कि यदि रेमोरेशन अगले को पेड किया जाए तो खर्चा चाहे कितना ही हो उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को केवल रेमोरेशन की एंट्री करनी है। और उसकी क्या एंट्री होगी? ये एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुमन कैपिटल अकाउंट। क्या होगी? सुमन कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
और कितनी अमाउंट के साथ में होगी 55,000। जितना रेमोरेशन अगले को पेड किया जा रहा है बस उसी से एंट्री करनी है। कितना पेड कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है अपने को, जितना एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं, ठीक है, जितना रेमोरेशन अगले को पेड किया जा रहा है बस उसी से अपने को क्या करनी है, एंट्री करनी है, और कोई अपने को यहां से मतलब नहीं है। चले आगे। नेक्स्ट देखो 80 नंबर, हाउ आर द ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सप्लेन। ये आपको माइनर टेस्ट में भी दिया हुआ है। ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो अंडर में आपके कोई भी प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है, जितने आपको एप्लीकेशन रिसीव्ड होते हैं वो टोटल आप क्या कर देते हो, शेयर इश्यू कर देते हो। जबकि ओवर सब्सक्रिप्शन का यदि क्वेश्चन होता है तो उसमें आपके अलॉटमेंट की क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। और अलॉटमेंट में या तो क्या करते हो कि ओवर जो हुआ उसको आप क्या कर दोगे, रिफंड कर दोगे, या फुल अलॉटमेंट कर दोगे, कुछ को रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है, या फिर प्रोराटा बेसिस पे आप लोग क्या कर दोगे, अलॉटमेंट कर दोगे। यहाँ दोनों का आपको मीनिंग भी बता देना है। एक्सप्लेन द मेजर केस इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी की इनफ्लो और आउटफ्लो की आपको आइटम बतानी है कि कौन सी तो इनफ्लो की आइटम है, कौन सी आउटफ्लो की आइटम है, वो अच्छे से आपको नोट करवाई हुई है और आप आराम से इसको बता देना, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कंप्लीट करा देता हूं। यदि थ्योरी के क्वेश्चंस में भी यदि आपके डाउट रहे तो आप आराम से बता देना, थ्योरी के क्वेश्चन जो रह जाएंगे वो आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ क्या करते हैं हम लोग नोट्सों में ही देते हैं आपको, ठीक है, और जब टॉपिक कराते हैं उस समय उसको एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चन में भी आपका प्रेजेंटेशन जो है ना वो मायने रखता है। चले आगे देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था 20 वाला। द कैपिटल अनु एंड सुमन, अनु और सुमन की कैपिटल है 1 लाख रुपया एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। एनुअल सैलरी ऑफ ईच पार्टनर 6,000 रुपया है। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों का प्रॉफिट है। गुडविल इज वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑन द एवरेज प्रॉफिट, यानी कि परचेज के अकॉर्डिंग है। तो गुडविल का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, यहाँ गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है। देखो नंबर ऑफ परचेज ईयर की यदि हम लोग बात करते हैं तो नंबर ऑफ परचेज ईयर आपका कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना दिया हुआ आपको, गुडविल ऑफ द वैल्यू 2 ईयर परचेज, यानी 2 ईयर परचेज बताया, तो नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो वर्किंग नोट बढ़ाना पड़ेगा अपने को। एवरेज प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट कितना था अपने पास में 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 और 3 6 4 10, 1,08,000 हो गया क्या टोटल, 1,08,000 डिवाइडेड बाई 3, 1,08,000 डिवाइडेड बाई 3। तो डिवाइड करके देख लेते कितनी वैल्यू आती है इसकी, 36,000 रुपया आ रही है, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, लेस करेंगे पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी। देखो 6,000 एक पार्टनर की है तो अपने को पार्टनर देखने ही, यहाँ अनु और सुमन 2 पार्टनर है तो 2 से गुणा कर देंगे, यानी यहाँ से 12,000 रुपया घटाया जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ आएगा 24,000। ये गुडविल कैलकुलेशन के काम में लिया जाएगा। तो 24,000 इंटू 2 यानी यहाँ आएगा 48,000 रुपया, ये एवरेज प्रॉफिट से आ गया। यदि इसी को यदि सुपर प्रॉफिट से निकालते हैं तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, आंसर वही आएगा, ठीक है। सुपर प्रॉफिट से अगले ने पूछा नहीं है, क्योंकि अगले ने दिया क्या था कि गुडविल इज कैलकुलेटेड वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर के अकॉर्डिंग इसको हमने क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकालोगे तो आपको सुपर प्रॉफिट और निकालना पड़ जाएगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल अपने को यहां निकालना पड़ेगा। नॉर्मल कैसे निकालोगे, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है कितना
1 लाख, तो 1 लाख का कितना परसेंट? 15%। 1 लाख का 15% की बात करें तो 15,000 रुपया आता है, उसको एवरेज प्रॉफिट में से घटा दिया जाता है, तो 24 में से यदि 15 को घटाओगे तो कितना आएगा? 9,000। तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या होगा? 9,000 सुपर प्रॉफिट आ गया इंटू 2, यानी 18,000 रुपया। ठीक है, लेकिन सुपर से इसके लिए कहा नहीं कि गुडविल इज वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, इसलिए हमने इसको एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट किया है। सुपर से करना चाहे तो ये सुपर से भी हो सकता है, क्योंकि डेटा अवेलेबल है इसमें सुपर प्रॉफिट के भी। ठीक है, 21 देखना, इश्यू ऑफ शेयर से है 21 वाला। 21 वाला कहां से है? इश्यू ऑफ शेयर से है। सुमित होल्ड 100 शेयर ऑफ 10 ईच, सुमित के पास में 100 शेयर है 10 ईच, विच इज पेड एप्लीकेशन मनी 1 रुपीज शेयर। ठीक है, विमल होल्ड 200 शेयर 10 ईच, एप्लीकेशन मनी 1 रुपीज और 2 रुपीज अलॉटमेंट मनी। चेतन होल्ड कितना है? 200 शेयर, एप्लीकेशन 1 रुपीज, 2 रुपीज अलॉटमेंट और 3 रुपीज फर्स्ट कॉल। दे ऑल फेल टू पे देयर एरियर अमाउंट सेकंड कॉल 2 रुपीज पर शेयर एंड डायरेक्टर देयर फॉरफिटेड शेयर। These share were be reissued subsequently 11 rupees per share fully paid up. Generalize the transaction. इन ट्रांजेक्शन को क्या करनी है? जनरलाइज करनी है। चलो देखते हैं। सबसे पहले फॉरफिटेड की एंट्री करवा दूं इसमें, इश्यू की एंट्री आप लोग कर लोगे, वैसे कुछ कहा नहीं है, तो फॉरफिटेड एंट्री करेंगे क्या? शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। देखो पूरे चैप्टर की बात करें तो इस क्वेश्चंस में क्या है? 100 शेयर तो सुमित के पास है, 200 यहाँ है तो 300, 300 200 यहाँ है तो 3 और 2 कितने हो गए? 400, यानी 400 शेयरों की बात कर रहा है पूरे क्वेश्चंस में। तो हम क्या करेंगे? 400 इंटू 1 शेयर 10 रुपये का है तो 4,000 आ जाएगा। अलॉटमेंट किसने नहीं चुकाया? अलॉटमेंट केवल किसने नहीं चुकाया? 100 शेयरों में नहीं चुकाया। अलॉटमेंट केवल किस में नहीं चुकाया? 100 शेयरों में नहीं चुकाया। टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो अलॉटमेंट केवल किसने नहीं चुकाया? इस सुमित ने नहीं चुकाया। तो अलॉटमेंट कितना रुपया है? 2 रुपया है। 100 इंटू 2 200। फर्स्ट कॉल की यदि बात करते हैं तो फर्स्ट कॉल देखो, एक तो सुमित ने नहीं चुकाया और एक किसने नहीं चुकाया? विमल ने नहीं चुकाया। सुमित और विमल, तो सुमित और विमल के 300 शेयर हो गए। इन्होंने कितना रुपया नहीं चुकाया? फर्स्ट कॉल का 3 रुपया नहीं चुकाया, तो कितना आया? 900 रुपया। सेकंड कॉल सबने ही नहीं चुकाया और सेकंड कॉल कितना रुपया है? 2 रुपया बताया हुआ है, तो 400 इंटू 2 800 रुपया। ठीक है, तो शेयर फॉरफिटेड में कितना आएगा? जो बैलेंस इन फिगर होगा वो आपका कहाँ आएगा? फॉरफिटेड में आ जाएगा। जो बैलेंस इन फिगर होगा वो आपका कहाँ आ जाएगा? फॉरफिटेड में आ जाएगा। एक मिनट देखो बेटा, ये 100 शेयर तो सुमित के हैं, 200 विमल के हैं और 200 चेतन के। 500 शेयर हो रहे बेटा, ये 500 इंटू 100 कितना हुआ? ये 5,000 हो जाएगा ना। अब किसने नहीं चुकाया? एक तो 100 शेयरों पे तो सुमित ने नहीं चुकाया, 200 शेयरों के ऊपर किसने नहीं चुकाया? विमल ने नहीं चुकाया, तो 300 हो गए वो। यहाँ देखो सेकंड कॉल अपनी 500 शेयरों की बाकी है, यानी 1,000 रुपये आपके सेकंड कॉल बाकी है। यहाँ शेयर फॉरफिटेड की बात करें तो यहाँ बैलेंस इन फिगर वाली वैल्यू आ जाएगी। बैलेंस इन फिगर देख लो, 1,000 1,900 2,100 रुपया हो गया। 5,000 में से यदि 21 हो जाएंगे तो 2,900 रुपया आपका बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। री इशू कर दिया इनको 11 रुपये में, तो री इशू की क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट, और 11 में किया, इसका मतलब टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी आ जाएगा। शेयर कैपिटल की बात करें तो कितने शेयर इशू किए, 500, कितने में, 10 रुपये में, क्योंकि फेस वैल्यू 10 ही आएगी या, तो कितना आएगा, 5000। सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करें तो 500 इंटू 1 रुपया, 500 रुपया, बैंक में कितना आएगा, 5500। अब जो शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस है वो चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में, तो एंट्री क्या बनेगी अपनी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। देखो पूरे शेयरों को रीइश्यू कर दिया तो फॉरफिटेड का बैलेंस है 2900, ये 2900 रुपये पूरा कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको इश्यू की एंट्री भी कर सकते हो। वैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है, बस यही एंट्री होगी, फॉरफिटेड करो, रीइश्यू करो और लास्ट में बैलेंस को ट्रांसफर कर दो। ठीक है, 3 नंबर में इतना ही करना है। इश्यू करोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, पेपर फिर कंप्लीट नहीं होगा ऐसे कंडीशन में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल एक 22 वाला है, वो और आपको सोल्व करवा देता हूं। 22 वाला क्या कह रहे हैं, एक वाई लिमिटेड इशू कर रही है 2008% डिबेंचर 100 ईच पेएबल फॉलोइंग, 25 रुपये एप्लीकेशन, 40 रुपये अलॉटमेंट और 35 रुपये फर्स्ट कॉल। प्रीपेयर एंट्री, तो वही चीज़ है, 6 एंट्री करनी है। पहली एंट्री एप्लीकेशन के अमाउंट रिसीव्ड की, तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट DR 2, कितना परसेंट डिबेंचर है, 8%, तो 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो एप्लीकेशन कितनी मिली, 2000, कुछ भी नहीं कहा तो ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, 25 रुपये के हिसाब से, तो 25 दूना 50, यानी कितना आएगा आपका, 50,000 रुपया आ जाएगा। दूसरी एप्लीकेशन के अमाउंट ड्यू, तो 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू 8% डिबेंचर अकाउंट, वही कितना आ जाएगा, 50,000। बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर अलॉटमेंट की क्या एंट्री करेंगे, 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू 8% डिबेंचर अकाउंट। अब देखो डिबेंचर कितने हैं, 2000, अलॉटमेंट कितना रुपया है, 40, तो कितना आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा। फिर रिसीव्ड की एंट्री कर देंगे, रिसीव्ड की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। रिसीव्ड भी कितना हो जाएगा, वही 80,000, क्योंकि कोई भी एरियर अमाउंट नहीं बताई हुई है। लास्ट फाइनल कॉल की, ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू 8% डिबेंचर अकाउंट। वही डिबेंचर कितने हैं, 2000 इंटू फाइनल कॉल है 35 रुपया, तो आपका 70,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट एंट्री क्या करते हैं, रिसीव्ड की, तो रिसीव्ड की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR टू 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वही कितना रुपया, 70,000, वही कितना रुपया, 70,000। ये आपका हाफ ईयरली 2024-25 का कंप्लीट पेपर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है और शुरुआत के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो मैंने आपको क्या करवाए, सोल्व किए। आप लोग देखो कितना आप लोगों को समझ में आया, आपका पेपर कैसा गया है। यदि ऐसा लगता है कि क्लास अच्छी चल रही है तो आगे की जो क्लासें आए उनको पूरा देखो, कंप्लीट आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा और बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड होगा इस चैनल के ऊपर। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब